सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो रेफ्रिजरेटर होता है तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में स्पेयर पार्ट्स लगता है उस स्पेयर पार्ट्स का काम क्या होता है, और हमारा जो रेफ्रिजरेटर के अंदर वायरिंग होता है वायरिंग हमारा किस तरह से किया जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हिंदी भाषा में बताइए। ये आप सभी लोगों ने भर भर के कमेंट किया था, ठीक है। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने कुछ जो है ड्राइंग बना लिया है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल जो भी सिस्टम है, सिस्टम का जो भी स्पेयर पार्ट्स होता है उसका जो है हमने सारा सिस्टम बना लिया है, उसके सारे ड्राइंग कर लिया है, ठीक है। आज हम इसका वायरिंग भी जानने वाले हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी जानने वाले हैं और क्या क्या स्पेयर पार्ट्स रखता है और इसका क्या क्या काम होता है ये भी जानने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी भी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है आपका रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही जानने वाले हैं कि जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम किस तरह से काम करता है ये सब जानेंगे, और किस तरह से मैकेनिकल सिस्टम काम करता है उसका हमने इसके पहले वीडियो डाल दिया है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जा करके उसको देख लेंगे, तो उसका इसका जो आपका रेफ्रिजरेटर का मैकेनिकल सिस्टम है किस तरह से काम करता है उसके बारे में आप स्टेप बाय स्टेप हमने उसी वीडियो में बनाया है। तो जा करके आप उसको देखिए, उसको देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हमने हिंदी भाषा में बनाया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे चलते हैं और आज हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में समझते हैं और सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या क्या स्पेयर पार्ट्स लगा रहता है, ठीक है। तो जो हम पार्ट्स की बात करें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो सबसे पहले हमारा मेन प्लग हो गया, ठीक है, जहाँ जिसमें हम प्लग इन करते हैं स्विच में, ठीक है, सॉकेट में। तो उसमें जो है मेन प्लग हो गया हमारा सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है थर्मोस्टेट, ठीक है। फिर एक आता है हमारा डोर स्विच, डी स्विच लिखा है तो इसका मतलब डोर स्विच। फिर इसके बाद हमारा आता है एलईडी बल्ब, ठीक है, एक एलईडी लैंप भी लगा रहता है, एलईडी बल्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के इसमें बल्ब लगे रहते हैं। फिर इसके बाद हमारा लगा रहता है जो रिले लगा रहता है। फिर हमारा होता है कंप्रेसर, फिर हमारा एक लगा रहता है ओएलपी। इस तरह से सारे जो है हमने पार्ट्स को बना लिया है। अभी हम सबसे पहले इनका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं, ठीक है। जो मेन प्लग होगा, मेन प्लग के थ्रू जैसे हम सॉकेट में डालेंगे तो मेन प्लग के थ्रू हमारी वायरों से करंट जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है मतलब बेसिक चीज है, तो ये सबको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, जो प्लग का काम होता है, जो मेन स्विच हो, मेन हमारा सॉकेट होगा वहां से वोल्टेज को लेता है, ठीक है, जो भी वोल्टेज हमारा सॉकेट में होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा होता है डोर स्विच, ठीक है। तो जो डोर स्विच होता है, जो हमारा डोर स्विच होता है वो हमारा बेसिकली एक एनो स्विच होता है। एनो मतलब नॉर्मल ओपन, एनो मतलब नॉर्मल ओपन, मतलब पहले से वो ओपन रहता है, ठीक है। तो उसको एनो स्विच भी बोलते हैं, कोई कोई इसको डोर स्विच बोलता है, कोई कोई इसको एनो स्विच बोलता है। हालांकि जो आपका डोर स्विच होता है, डोर स्विच ही आपका एनो स्विच होता है, ठीक है। तो ये भी सब आपको समझ में आ गया। एनो स्विच किस तरह से काम करता है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये आपकी स्विच होगी, ये स्विच, ठीक है, ये स्विच किस तरह से काम करेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम ये स्विच के आगे एक पिन लगी रहती है, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, ये एक पिन लगी रहती है, ये पिन, ठीक है। ये क्या होता है, आगे पीछे की ओर जाती है। तो जैसे हम रेफ्रिजरेटर के डोर को बंद करते हैं, फ्रिज का डोर को बंद करते हैं, तो ये डोर से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से इसको मैं एक बार एक डोर बना देता हूँ, डोर, ठीक है। तो डोर को जैसे बंद करते हैं तो ये क्या पिन होती है, ये आगे की ओर चली जाती है। और आपको जैसा कि पता होगा जो हमारी डोर स्विच होती है वो एनो स्विच होती है। एनो मतलब मैं आपको बताता हूँ, एनो मतलब नॉर्मल ओपन, जो पहले से मतलब अगर उसमें कुछ भी किस तरह की हरकत न की जाए, छेड़खानी न की जाए, तो वो आपस में दोनों उसके जो कनेक्ट होंगे, जो पिने होंगी, वो पिने दोनों आपस में जो है कनेक्ट नहीं होंगी, मतलब नॉर्मल ओपन रहेंगी, वो आपस में दोनों ओपन है, ठीक है। तब ये स्विच किस तरह से काम करती है, जैसे हम डोर को उसमें पुश किए तो ये क्या होगा, ये पिन आगे की ओर जाएगी। तो जैसे कि पता है एनो स्विच है, तो इसके पहले दोनों टर्मिनल ओपन थे, लेकिन जैसे इसको पुश किए तो ये आगे को ओर गई। तो एक इसमें लोहे की पत्ती लगी रहती है या तो कॉपर की पत्ती लगी रहती है, ठीक है। तो क्या करे कि जैसे ये आगे जाएगी तो ये भी आगे जाएगा, आगे जाएगा तो ये पिन दोनों आपस में जो है
इससे ये जुड़ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा, तो जो यहाँ सप्लाई होगी यहाँ पास हो जाएगी, जो यहाँ होगी यहाँ पास हो। कहने का मतलब ये दोनों आपस में जो है शॉर्ट हो जाएंगे इसकी मदद से, इस पत्ती की मदद से। ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे यहाँ की जो सप्लाई होगी यहाँ जाएगी। तो ये होता है एनो स्विच। और डोर जैसे पुश करेंगे तो ये जो है आगे जो आपका पिन लगा है, पिन आगे की ओर जाएगा, तो ये दोनों को शॉर्ट कर देगा, तो यहाँ की जो सप्लाई होगी ये यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह डोर स्विच का काम होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। इसके बाद हमारा होगा एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब यानी जो आपका एक छोटा सा लाल वाला बल्ब भी लगा रहता है, एलईडी बल्ब अब बहुत सारे आते हैं तो वो लगे रहते हैं। ठीक है, तो एलईडी बल्ब किस तरह से हमारा काम करेगा उसके बारे में समझते हैं। वो तो बहुत ही आसान बल्ब है। ठीक है, इसमें एक ये न्यूट्रल होता है ये बॉडी से, और इस साइड से जो है आपका एक पॉजिटिव होता है। तो जैसे हम प्लस माइनस की इसको सप्लाई देते हैं, या फिर कहने का मतलब 220 वोल्ट के भी छोटे वाले बल्ब होते हैं, उसको जिस तरह सप्लाई देते हैं तो ये हमारा रन कर जाता है। ठीक है, तो बल्ब का काम यही होता है। ठीक है, तो ये ग्लो करने का काम होता है। फिर आगे चलते हैं रिले। रिले का काम क्या होता है, हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही बात है। ठीक है, रिले हमारा किस तरह से काम करता है। जो रिले होता है, रिले में हमारे जो है किसी रिले में 3 पॉइंट होते हैं, किसी में 2 पॉइंट होते हैं, किसी में 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। जैसे ये रिले है आपकी, ठीक है, ये रिले है, ये रिले इस तरह से होती है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, इधर एक होल होता है, एक होल इधर होता है। ठीक है, समझ लो अभी के लिए। और इसके बाद होता क्या है इसमें वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैं एक पॉइंट इधर आ गया इसका और एक पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, तो क्या होता है जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं तो क्या होता है एक ये आपस होल में कनेक्ट होता है जिससे हम कंप्रेसर में कनेक्ट कर देते हैं, और इसके बीच में ये इससे कनेक्ट रहता है, ये इससे कनेक्ट रहता है, और ये सीधे हम डायरेक्ट कंप्रेसर के रनिंग में दे देंगे, कंप्रेसर के रनिंग में दे दिए। ठीक है, कंप्रेसर के रनिंग में दे दिए। अब इसके बाद इसके अंदर एक होता है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, जिसे पीटीसी भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, अब क्या होता है जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है एक गोल गोल गोली की तरह होती है, टैबलेट की तरह, ये रिले के अंदर पर लगी रहती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये कनेक्ट रहती है, कंप्रेसर की स्टार्टिंग में कनेक्ट रहती है, और जो कॉमन होगा हमारा कॉमन कंप्रेसर के कॉमन में डायरेक्ट यहाँ से जो है हमारा फेस का सप्लाई कनेक्ट रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है फेस का हो न्यूट्रल का हो कोई भी एक कॉमन में कनेक्ट रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है जैसे इधर हम मान लेते हैं कि ये फेस सप्लाई हमने कंप्रेसर के कॉमन में दे दिया। ठीक है, और कॉमन में देने के बाद जो हमारा न्यूट्रल की सप्लाई है हम इसको रनिंग में दे दिए, तो क्या हुआ कंप्रेसर चल गया। अभी नहीं चलेगा जब तक हम इसकी स्टार्टिंग सप्लाई में कुछ भी सप्लाई न दे। मान लो कि इधर हमने कंडेंसर लगा दिया। ठीक है, अगर ये गोली नहीं होती तो इधर हम 2.5 एमडी कंडेंसर लगा दे। ठीक है, 2.5 एमडी का कंडेंसर लगा दे, तो क्या होगा इधर से फेस सप्लाई दिया, इधर से न्यूट्रल दिया, और यहाँ से कंडेंसर लगा है, तो ये कंप्रेसर हमारा क्या हुआ चल गया। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे जो रेफ्रिजरेटर है छोटे रेफ्रिजरेटर में ये कंडेंसर का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ सिर्फ वही जो है पीटीसी का प्रयोग किया जाता है रिले के अंदर जो कि होती है। ठीक है, अब रिले के अंदर जो होती है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि अभी हमने सप्लाई तुरंत दिया, तुरंत जैसे सप्लाई देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जितना कनेक्ट होगा करंट होगा, यहाँ से मान लो 220 वोल्ट की सप्लाई इधर दिया, तो ये जो आपकी पीटीसी गोली लगी है टैबलेट, तो पीटीसी जो है ये पीटीसी के थ्रू, अब जैसे यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई है तो सेम वोल्टेज यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ, तो क्या होगा उस समय जो है स्टार्टिंग जो वाइंडिंग में हमारा जो है करंट पहुंच जाएगा पूरी तरह से, और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम इसमें डायरेक्ट पूरी सप्लाई देते हैं तो क्या होगा थोड़ी देर बाद ये हीट होना चालू कर देगा। ठीक है, हीट होना चालू कर देगा, तो जितना ज्यादा हीट होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काफी फास्ट होता है। ठीक है, ये लगभग 2 से 3 सेकंड में इसका रेजिस्टेंस बढ़ना चालू हो जाता है, काफी जल्द बढ़ जाता है। पहले मान लो अगर 0 ओम अगर है तो ये थोड़ी देर में हीट होकर 1.1 के इस तरह जो है रेजिस्टेंस पे पहुंच जाता है। ठीक है, 200 ओम, 300 ओम, 400 ओम, 500 ओम में पहुंच जाता है इस तरह से। ठीक है, 1 के तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो है इसका रिले का काम होता है। ठीक है, फिर अभी हम आगे समझते हैं, फिर आगे और अच्छे समझाता हूँ। अगर समझ में आता है ठीक, नहीं समझ में आता आप कुछ कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कंप्रेसर जैसा कि आपको नाम से ही पता होगा, कंप्रेसर हमारा जो है कंप्रेस करने का काम करता है किसी भी गैस को, मतलब किसी भी गैस को
कंप्रेसर वह चीज होता है, मान लो एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर में दो लाइनें होती, सॉरी तीन लाइनें होती हैं। एक हमारा चार्जिंग लाइन जिससे हम गैस और जो है ऑयल को चार्ज करते हैं, और दूसरा हमारा होता है सक्शन लाइन। सक्शन मतलब यहाँ से गैस को खींचता है, यहाँ से गैस को खींचता है, मतलब यहाँ से जो हमारा ऑपरेटर में कॉइल लगी रहती है, जो हमारा गैस इधर से जाता है वो वापस से खींच करके इधर लाता है। और फिर इसके बाद हमारा डिस्चार्ज लाइन होता है, जिसके अंदर जो है हमारा पिस्टन कनेक्ट होता है, तो पिस्टन के थ्रू जो है वापस से डिस्चार्ज लाइन में भेज देता है। तो ये कंप्रेसर का काम होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा OLP, OLP का काम क्या होता है? OLP आमतौर पे दो चीजों पे काम करती है। जब हमारा कंप्रेसर हीट हो जाएगा, जब हमारा कंप्रेसर हीट हो जाएगा तो OLP का काम क्या होता है? OLP भी एक प्रकार की स्विच होती है, ठीक है। OLP एक प्रकार की हमारी स्विच होती है, ठीक है। ये हमारी स्विच होती है, ठीक है, एक पत्ती लगी रहती है। अब क्या होगा, ये इधर सेंसर्स लगे रहते हैं कंप्रेसर को सेंस करने के लिए, ठीक है। अब ये OLP का काम ये होता है, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। अब जब हमारा कंप्रेसर हीट होगा तो क्या होगा, OLP यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हीट को इसको सेंस करेगा सेंसर, और जैसे बहुत ज्यादा इससे जरूरत से ज्यादा कंप्रेसर हीट हो गया तो इसको क्या करेगी, यहाँ से जो है डिस्कनेक्ट कर देगी, यहाँ सप्लाई नहीं देगी इसको, ठीक है। और दूसरा जो दूसरी जगह जो काम करती है, मान लो कि हमारा कंप्रेसर काफी दिनों से हमारा फ्रिज रखा है, जिससे हमारा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर जाम हो गया है। जैसे हमारा कंप्रेसर जाम हो जाता है तो फिर वो चलता नहीं है। जब आपको पता होगा, जब कोई भी मोटर चलती नहीं तो ज्यादा एम्पियर करंट लेती है, मतलब लोड लेती है, ठीक है। तो जैसे ये ओवरलोड में चल जाएगा, OLP ओवरलोड मतलब कि कंप्रेसर नहीं चल रहा तो ये ज्यादा एम्पियर लेगा, तो मतलब ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह जैसे ओवरलोड हो गया तो उस कारण से भी आपका जो है ये यहाँ अब करंट देना बंद कर देगी, जिससे कंप्रेसर तक करंट नहीं जाएगा और आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो बेसिकली ओवरलोड का दो काम होता है, जब कंप्रेसर काफी हीट हो जाएगा तो आगे सप्लाई को देना बंद कर देता है, और जैसे कंप्रेसर ठंडा हो जाएगा तो फिर से सप्लाई देना चालू कर देता है। और दूसरी केस में जब हमारा ट्रिप होता है ओवरलोड, और जब हमारा जो है कंप्रेसर जाम हो जाता है या किसी कारणवश से कंप्रेसर हमारा नहीं चल पाता है और यह कंप्रेसर खराब हो गया तो ओवरलोड में चला जाता है ये, मतलब ये जो है ज्यादा एम्पियर करंट लेने लगता है। तो जैसे ज्यादा एम्पियर करंट लेता है तो ये जो है इसको जो है ये प्रोटेक्शन लगी है OLP, तो ये जो है आगे करंट देना बंद कर देती है, जिस कारण से हमारा जो है आगे सप्लाई नहीं जाता और हमारी पूरी सर्किट सेफ बची रहती है, ठीक है। तो इस तरह OLP का काम भी आपने देख लिया। अब क्या है, थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। थर्मोस्टेट होता है ये चीज है, ठीक है। थर्मोस्टेट अंदर की जो कूलिंग है, कूलिंग को नापने का काम करता है, ठीक है। ये इसकी जो है एक वायर लगी रहती है, ये कूलिंग को सेंस करती है। थर्मोस्टेट एक स्विच है, ठीक है, थर्मोस्टेट भी एक स्विच है। अब थर्मोस्टेट के अंदर किस तरह से सप्लाई जाती है, मान लो कि इधर से 220 वोल्ट की सप्लाई गया और हमने थर्मोस्टेट के ऊपर एक वो लगी रहती है, जो है एक हमारा स्विच, मतलब रोटरी स्विच। तो रोटरी स्विच के थ्रू मान लो कि मैं इसके टेम्परेचर को कर देता हूँ 100 डिग्री, मान लेता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, मान लेता हूँ अभी 100 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ। तो ये क्या है, थर्मोस्टेट के अंदर जो है इक्विपमेंट लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये स्विच की तरह काम करती है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये वायर में अंदर इसके अगर उसकी ठंड जो इसका जो तापमान गिर करके 100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, -100 डिग्री कर दो, -100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है इधर गिर करके, तो क्या होगा, ये जो थर्मोस्टेट होगा, थर्मोस्टेट भी एक प्रकार की स्विच है। तो स्विच क्या करेगी, इसको जो है करंट देना बंद कर देगी। ये थर्मोस्टेट क्या करेगा, जैसे इसमें 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसको ये सेंस कर लेगा, तो ये क्या करेगा, इधर 220 वोल्ट की सप्लाई जो है देना इसको जो है बंद कर देगा, ठीक है। यहाँ सप्लाई गई, यहाँ से जैसे इसको सेंस हो गया -100 डिग्री सेल्सियस अंदर का जो तापमान हो चुका है, तो इसको क्या सप्लाई देना बंद कर देगी, तो फिर जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से थर्मोस्टेट का काम होता है, ये भी स्विच की तरह है, ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने थर्मोस्टेट की बता दिया और 220 वोल्ट सॉरी इसमें जो है आपका पावर के लिए भी बता दिया, पावर प्लग के बहुत जानते हैं, स्विच के लिए बता दिया, LED के लिए बता दिया, रिले के लिए बता दिया, OLP के लिए बता दिया और आपको जो है कंप्रेसर के लिए बता दिया। मैंने सारी चीजों को वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया। अभी हम चलते हैं इसकी वायरिंग किस तरह से किया जाता है, ठीक है। काफी आसान है, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग करना काफी आसान होता है, ठीक है। सबसे बड़ी इसमें समस्या होती है चोकिंग की प्रॉब्लम। जब हम गैस को चार्ज करते हैं, अभी हम आगे सभी सेशन में सब कुछ समझेंगे कि गैस को किस तरह से चार्ज किया जाता है
और आगे हम इसको जो है किस तरह से चोकिंग समस्याएं होती हैं उनको किस तरह से रिपेयर किया जाता है, स्पेयर पार्ट्स किस तरह से बदले जाते हैं, हम सारी चीजें बताएंगे। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी हम इसका वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फेस सप्लाई को लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फेस सप्लाई, तो फेस सप्लाई को सबसे पहले हमें कहाँ कनेक्ट करना है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं फेस सप्लाई को यहाँ से ले जा करके यहाँ से इसको इस तरह करके इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो है हमारा डोर स्विच है, ठीक है। अब डोर स्विच से एक वायर को ले जा करके फेस सप्लाई को क्या करेंगे हम लोग, एलईडी जो हमारा होगा बल्ब के फेस सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें जो है इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको जो है इधर से फेस सप्लाई मिल गया, और जैसे हम इसको पुश कर देंगे तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा और आगे जो है इसको फेस सप्लाई दे देगा, ठीक है। अभी हम थर्मोस्टेट में कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्मोस्टेट में कनेक्शन करने के लिए फेस सप्लाई को एक मैं इधर से ले लेता हूँ, या तो इधर से ले सकते हैं, मैं 20 से ले लेता हूँ, मान लेता हूँ इधर से ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि फेस सप्लाई आप कहीं से भी ले सकते हैं, इधर से इस चाहे यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, बात एक ही है। तो क्या हुआ, थर्मोस्टेट के एक पिन में मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे जो है न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरह से करना है, ये आपकी न्यूट्रल सप्लाई है, और न्यूट्रल सप्लाई को इधर से ले जा करके मैं सीधा सीधा इधर से ले जाता हूं। अभी यहाँ से इस साइड ले गया, और इसके बाद इस साइड से मैं इसमें कनेक्ट करूंगा, ठीक है। इसको आगे मैं आगे की ओर एक्सटेंड करूंगा इस न्यूट्रल सप्लाई को इस तरह से, और इसके बाद इसको जो है ये न्यूट्रल सप्लाई को आगे की ओर और ले जाऊंगा मैं अच्छे से, इसको जो है मार्क कर देता हूं इस तरह से। और इसके बाद हम इस न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ से इस तरह घुमा देते हैं। अभी ये मैं इधर से यहाँ से घुमा दिया, और इसके बाद न्यूट्रल सप्लाई को ये आपका जो एलईडी बल्ब है इसको जो है न्यूट्रल सप्लाई में दे दूंगा, इधर से कनेक्ट कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। ये इधर से इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी इधर से, ये मैं न्यूट्रल सप्लाई इधर दे दिया इसको। अभी इसके बाद हमें न्यूट्रल सप्लाई को कहाँ कहाँ देना है वो आप देख लीजिए। तो न्यूट्रल सप्लाई को सीधा सीधा मैं क्या करता हूँ, जो ओवरलोड रिले है हमारा ओएलपी से एक वायर को उठाता हूँ और इसके बाद मैं न्यूट्रल सप्लाई इसको दे देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा कि इस ओएलपी के जो दूसरा सिरा निकलेगा, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, मतलब पहली पिन है दूसरी पिन, मान लो इसको इनपुट पिन समझ सकते हो, इसको आउटपुट पिन समझ सकते हो, ठीक है। तो इनपुट करवा दिया। अब इसी न्यूट्रल सप्लाई को मैं क्या करूंगा, जो हमारा कंप्रेसर होगा कंप्रेसर के कॉमन में दे दूंगा, ठीक है। ये कंप्रेसर के कॉमन में दे दिया इस तरह से। अब क्यों कॉमन में दिया, आप इसको, मैं तो इसको डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन क्या मतलब डायरेक्ट क्यों दूं, क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन बीच में लगा है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन। जैसा कि मैंने इसका वर्क भी बता दिया है, ओएलपी का काम क्या होता है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप जो है वीडियो को वापस जो है रिवर्स करके देख सकते हैं। तो इसको जो है कॉमन से मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा वो आगे मैं बताता हूँ। अब जैसे देखिए, जैसे इसको न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से गया इस एलईडी को, और इस जो स्विच को जैसे मैं पुश किया तो ये जो हमारा बल्ब है वो जल गया, और जैसे मैं डोर ओपन करूंगा तो ये स्विच वापस से बाहर आ जाएगी और हमारा जो है बल्ब काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से बल्ब वर्किंग करता है। फिर आगे हम कनेक्शन करते हैं इस रिले का। तो क्या होता है, जो हमारा थर्मोस्टेट होगा, तो थर्मोस्टेट के दूसरे वाले पिन से, ठीक है, थर्मोस्टेट भी हमारा जैसे कि स्विच होता है, तो दूसरे वाले पिन से मैं क्या करूंगा, एक वायर को उठाता हूं और इसके बाद जो है इसमें रिले में कनेक्ट कर देता हूं। ये रिले में मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस रिले से कंप्रेसर तक कनेक्शन करना है, तो किस तरह से करना होगा, ठीक है। तो ये रिले में हमारा 3 पोल होता है, ठीक है, 3 पोल होता है, मतलब 3 कनेक्टर होता है। 2 भी होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है, मैं वो भी आपको समझा दूंगा अभी।
हमारा जो ये कनेक्शन होता है यहाँ से डायरेक्टली हमारा यहाँ तक कनेक्शन होता है, ये इस पिन से अंदर तक कनेक्शन होता है, ठीक है। और इधर हमारा बीच में एक हमारा गोली लगा रहता है, मैंने आपको जैसा कि बताया है वो हमारा पीटीसी गोली होता है। ये तो पीटीसी, उसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं आप लोग। इस तरह से ये जो है हमारा एक पीटीसी लगा रहता है, तो ये आपस में इस तरह से कनेक्ट होता है, ये आपस में इस तरह से कनेक्ट होता है। यानी जो सप्लाई इधर जाएगी कुछ क्षण के लिए इस वायर में भी जाएगी, और जैसे ये हीट होगा तो ये जो है रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा, तो वहां वोल्टेज देना वो बंद कर देगा। इसका भी मैंने वर्किंग प्रिंसिपल बताया, आप उसको जो बैक करके देख सकते हैं। आगे हम इसका कनेक्शन किस तरह से करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। इधर से जो आपकी फेज सप्लाई डायरेक्टली आती है इस पिन से, इस पिन में चली जाती है, अंदर से आपस में दोनों कनेक्ट होती हैं। तो इसको हम सीधा रनिंग वाइंडिंग में जो है कनेक्ट कर देना है। इस वायर को मैं उठा करके डायरेक्टली इसमें जो है कनेक्ट कर दूंगा। तो क्या हुआ, कंप्रेसर के हमारे कुछ कनेक्शन हो गए, कुछ बाकी हैं। तो स्टार्टिंग जो हमारा वायर है, वायर का कनेक्शन बाकी है अभी कंप्रेसर में करना। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो आपकी ये जो आपकी पीटीसी होती है, पीटीसी से जिस पॉइंट में कनेक्शन होता है उसी से हमें इसको जो है कनेक्शन करना होगा। तो इसको जो है यहाँ से ले जा करके, यहाँ से मैं इसको जो है यहाँ से कर देता हूँ, और इसके बाद इसको इस साइड से ले जा करके इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा कंप्रेसर के सारे कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा जो प्लग होता है, प्लग में हमारा एक वायर और होता है जो कि हमारा जो है अर्थ का काम करता है, ठीक है। अर्थ का काम ये होता है कि जैसे हमारा जो रेफ्रिजरेटर के पीछे जाली रख दिया कंडेंसर होता है, वो पूरा जो हमारा अर्थिंग सिस्टम होता है, जो कंप्रेसर की बॉडी होती है वो अर्थिंग सिस्टम होता है। तो क्या होता है, इससे हम एक वायर ले जा करके इस पिन से ले जा करके यहाँ जो है इसके बॉडी में कनेक्ट कर देंगे, जिससे कुछ भी किसी तरह का इसमें करंट आएगा तो क्या होगा, वो सीधा सीधा ग्राउंड में चला जाएगा और हम लोग सेफ हो जाएंगे, हमें करंट नहीं लगेगा। तो अभी हम इसको समझते हैं और अच्छे से, ठीक है। ये भी हमारा स्विच की तरह होता है, ठीक है। ये भी हमारा स्विच की तरह होता है। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। कंप्रेसर से यहाँ से 220 वोल्ट की सप्लाई इधर से गई, फेज सप्लाई, और ये हमारे स्विच में गई, स्विच से एक दूसरे सिरे से जा करके बल्ब में चली गई। तो क्या होता है, जैसे हम डोर को अंदर की ओर मतलब पुश करते हैं, बंद करते हैं, तो ये क्या होता है उसके साथ में ये पुश हो जाता है, जिस कारण से ये कॉन्टेक्ट यहाँ चला जाता है और ये इससे कनेक्ट हो जाता है। तो इधर की जो सप्लाई होती है, इधर की ये सप्लाई आपकी इस साइड से यहाँ चली जाती है, तो जिससे आपकी जो बल्ब है वो बल्ब आपकी ग्लो करने लगती है, क्योंकि इधर से डायरेक्टली न्यूट्रल सप्लाई इसको मिल जाती है, ठीक है। इसको डायरेक्टली इधर से न्यूट्रल सप्लाई मिल जाती है, तो इस तरह से बल्ब काम करता है। अभी हम इसको समझते हैं कि जो है हमारा थर्मोस्टेट किस तरह से काम करता है। थर्मोस्टेट के आगे सेंसर लगा रहता है, तो इसकी कूलिंग को नापता है, जिससे हम इधर एक रोटरी लगी रहती है, रोटरी को जितने में सेट कर देते हैं, -100 डिग्री सेल्सियस में मान लो हमने सेट कर दिया अपने रेफ्रिजरेटर को, तो -100 डिग्री जैसे होता है तो ये स्विच को क्या कर देता है, बंद कर देता है। पहले कंडीशन में ये एनसी पॉइंट होता है, एनसी जो है हमारा स्विच होते हैं, एनसी ये देखो, ये एनओ था, ये एनसी है। एनसी मतलब पहले से ये कनेक्ट रहता है, पहले से आपस में क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। तो ये सप्लाई जो फेज सप्लाई है, इधर इसको सप्लाई मिली, फिर क्या होता है ये आपस में कनेक्ट रहता है, तो इससे यहाँ भी सप्लाई चली गई, जिससे हमारा जो है ये रिले में गया, रिले का अंदर से एक पॉइंट कनेक्ट रहता है, ये रनिंग में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्ट रहता है। तो जैसे हमारा थर्मोस्टेट में हमने -100 डिग्री सेल्सियस सेट किया था, हमारा -100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये क्या होता है, ये जो हमारा थर्मोस्टेट होगा इसको ये ओपन कर देगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ ठंडा हो चुका है, जिस कारण से इसको ओपन कर देगा। तो यहाँ जो सप्लाई है, यहाँ सप्लाई यहाँ नहीं पहुंचेगी, इस तरह से उसको ओपन कर देगा, ठीक है। पहले से आपस में कनेक्ट रहता है। इसको सेंस किया, -100 डिग्री हो गया, इसको बंद कर दिया, तो आगे सप्लाई देना बंद हो गया, जिससे हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा और हमारा कूलिंग जो है कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हमारा फिर से इसके बाद -100 डिग्री सेल्सियस से फिर से ऊपर जाएगा, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, मान लो वो वापस गर्म हो जाएगा अंदर, तो फिर ये क्या होगा, फिर आपस में कनेक्ट हो जाएगा, फिर इसको कूलिंग कर देगा, फिर -100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इस तरह का इसका जो है बार बार साइकिल होता रहेगा, बार बार इस तरह से काम करता रहेगा, ठीक है। अभी हम रिले और ओएलपी के बारे में समझेंगे, ठीक है। रिले जो हमारा होता है, ठीक है, ये रिले यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से अंदर से आपस में कनेक्ट रहता है, जिस कारण से रनिंग में जाता है। तो ये क्या होगा, ये 220 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ से निकल करके इस रिले से जा करके यहाँ जो है कंप्रेसर तक पहुंच जाती है। और कब रिले के अंदर का काम मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग के लिए इसमें लगा रहता है एक पीटीसी रेजिस्टेंस। तो ये सप्लाई जो आपकी 220 वोल्ट इधर देंगे तो ये यहाँ चली जाएगी और ये हमारा स्टार्टिंग में चला जाएगा।
और देख पा रहे होंगे हमारा जो न्यूट्रल का वायर है डायरेक्टली इधर से जा करके ओएलपी से कनेक्ट है। ओएलपी भी हमारा एक स्विच होता है। ओएलपी स्विच हमारा दो कंडीशन में ट्रिप करता है। जब हमारा कंप्रेसर ओवरलोड हो जाता है तो ट्रिप कर जाता है, जब हमारा कंप्रेसर ओवर हीट हो जाता है जिस कारण से हमारा जो ओएलपी है वो भी करंट देना आगे बंद कर देती है और हमारा कंप्रेसर तक नहीं पहुंचता, जिससे हमारा जो कंप्रेसर उस तरह सेफ रहता है। ठीक है, तो इस तरह ओएलपी का काम हो गया। अब हमारा कंप्रेसर में यहाँ से सप्लाई गए, यहाँ से स्टार्टिंग मिला, यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट उसको मिल गया ओएलपी के थ्रू। ओएलपी भी हमारा पहले से एनसी पॉइंट होता है और जैसे ये हीट होता है तो एनओ बन जाता है, या फिर ओवरलोड में अगर आपका कंप्रेसर होता तो भी ये एनओ बन जाता है, एन ओपन हो जाता है। पहले से हमारा एनसी रहता है, ये भी हमारा पहले से एनसी रहता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में काम करता है। तो इस तरह से जो है इसके स्पेयर पार्ट्स काम करते हैं। इसी तरह इसकी वायरिंग होती है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये बहुत ही आसानी भाषा में मैंने आपको बताया और मैं आपको जो है बता देता हूँ कि ये जो आपकी वायरिंग है ये सिंगल डोर की वायरिंग है। डबल जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर इन्वर्टर पीसीबी वगैरह होती है, तो जो है इस वजह से उसकी वायरिंग काफी जो है टफ होती है। तो उसके लिए आप अगर हमें कमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे किस तरह से उसका जो है वायरिंग किया जाता है और किस तरह से उसमें कनेक्शंस होते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो आज की वीडियो में हमने सारी चीजें आपको बता दी है कि रेफ्रिजरेटर के वायरिंग किस तरह से किया जाता है, इसके स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं, इसके स्पेयर पार्ट्स का काम क्या होता है। सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप हिंदी भाषा में आपको बता दिया है। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का आपको काम करना जरूर है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब के ऊपर सिखा रहा हूँ, इसका कोई भी पैसा किसी तरह का नहीं ले रहा हूँ। काफी सारे भाई इंस्टीट्यूट में जाते हैं जिसको जो सीख नहीं पाते और उनको जो है असफलता मिलती है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ तो आपको सीखना काफी जरूरी हो जाता है। और इस वीडियो को शेयर करना इतना कि आपको मैं जो है मैं मोटिवेट हो जाऊं कि मुझको और भी नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, तो इतना जोर से इसको शेयर कर देना और वीडियो लाइक करना और चैनल को डेफिनेटली अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले जाना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जो नेक्स्ट मैं डालूंगा तो वो आपसे मिस ना होने पाए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।